हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम पूरी आपकी किताब के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अब मैं स्पष्ट रूप से कह दूं 2000 आपको 2019 से लेकर और 2026 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम कराने वाले हैं। वो भी क्या है, आपकी पूरी बुक से, पूरी आपकी किताब से हम कराने वाले हैं। मैं आपको बता दूं तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है और उस सीरीज के अंतर्गत हम आपको करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर वाइज आपका वन शॉट तो चल ही रहा है, बट इंपॉर्टेंट सीरीज के अंतर्गत हम पूरी किताब के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं वीडियो वाइज। तो आज क्या है, इसका ये पार्ट 2 है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं इसको तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए फिर उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए जी, तो 70 में 70 नंबर जिसका स्टूडेंट का लक्ष्य है कि 70 में 70 हमें फिजिक्स में लाना है, हमें टॉपर बनना है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है और नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, आइए अब हम एक एक करके आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सेलों के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हमसे कह दिया यहाँ पे कि जो सेलों का विद्युत वाहक बल होता है और टर्मिनल विभवांतर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है जी, अंतर क्या है, ये हमें बताना है। तो दोनों का परिभाषा हम कर देंगे तो अंतर भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है सेलों का विद्युत वाहक बल। अब सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो इसका बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। एक बार सुनेंगे ना आपको हमेशा याद हो जाएगा। क्या है सिंपल सा परिभाषा, तो सुनिएगा। हमने लिखा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ मतलब अंदर और बाहर दोनों, तो पूरे परिपथ में मतलब क्या है, अंदर व बाहरी परिपथ, ठीक है। अंदर वाली परिपथ में भी और बाहरी वाली परिपथ में भी। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वही सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूं। सेलों के विद्युत वाहक बल को हम क्या इससे प्रदर्शित करते हैं, E इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है। E इक्वल टू W बाई क्यू होता है। ये इसका क्या है, सेलों के विद्युत वाहक बल का ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। जहां ये W क्या है, तो W हमारा यहाँ पे है कार्य, और ये हमारा Q क्या है, ये हमारा आवेश है, ठीक है। और ये हमारा E क्या है, यही है सेलों का विद्युत वाहक बल। तो हम सीधी बात ये कर रहे हैं कि ये जो आवेश है, तो आवेश के मान को अगर हम एक कर लेते हैं तो एक का मतलब एकांक आवेश हो जाएगा। तो एकांक आवेश पर अगर नीचे एक हो जाए तो उस समय पर जो E होगा वो W के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अगर हम पूरे परिपथ में प्रवाहित करें, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, याद कर लीजिएगा। आप क्या कहेंगे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में या पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। क्या हमने कहा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। वही बात हमने यहां पर लिख दिया है, इतना जरूर आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो आप इसका मात्रक याद रखेंगे जूल। पहला तो आप इसका याद रखेंगे वोल्ट होता है मात्रक, और दूसरा एक और होता है जूल प्रति कूलाम, ठीक है। जूल प्रति कूलाम भी इसी का मात्रक होता है, ठीक है। और ये कौन सी राशि होती है, तो ये आप याद रखेंगे अदिश, अदिश राशि होती है जी। कौन सी राशि होती है जी, तो सेलों का जो विद्युत वाहक बल है ये एक अदिश राशि होती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात आता है इसका अगर बीमीय सूत्र पर बात करें, बीमा पर, तो बीमीय सूत्र क्या होता है, तो बीमीय सूत्र जो होता है वो होता है Ml2T-3 A-1 होता है।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे Ml2T-3A-1 होता है। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो मैं आशा करता हूं परिभाषा, फॉर्मूला, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा आता है टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? तो टर्मिनल विभवांतर बहुत सिंपल है, अगर आप समझना चाहें तो ध्यान से समझेंगे ना। चलिए आइए हम टर्मिनल विभवांतर समझाते हैं। टर्मिनल विभवांतर का सीधा मतलब ये होता है ना कि जब सेल, ध्यान से समझेंगे, जब कोई भी सेल है, तो जब सेल परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा होता है, मान लेते हैं ये एक सेल है, ये एक मान लेते हैं कि ये एक परिपथ है, और इसमें हमने एक क्या लगा दिया, इसमें हमने एक सेल को इस तरीके से लगा दिया है, ये एक सेल हमने लगा दिया। मान लेते हैं ये एक परिपथ है, और ये मान लेते हैं सपोर्टेड, ऐसे हम सेल का एक फिगर बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा सेल है, और इस सेल को हम पूरे परिपथ, ये मान लेते हैं हमारा परिपथ है। ठीक है, ये एक परिपथ है और ये सेल है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब सेल परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा होता है, जब ये सेल विद्युत परिपथ, ये जो पूरा परिपथ है इसमें धारा प्रवाहित कर रहा होता है, तब सेल या बैटरी के दो सिरों के बीच मापी गई वास्तविक विभवांतर, तब सेल जो है या बैटरी जो भी होगी, उन दोनों के सिरों के बीच मापी गई जो वास्तविक विभवांतर होगा ना, वही विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में आया हमने क्या बताया? हमने ये कहा, ध्यान से समझेंगे, हमने ये कहा कि जब कोई भी सेल पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा होता है, तो उस समय सेल या बैटरी के दो सिरों के बीच मापी गई वास्तविक विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे कि यदि किसी भी सेल द्वारा या बैटरी द्वारा पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उस समय सेल के दो टर्मिनलों के बीच मापी गई वास्तविक विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो आशा करता हूं समझ के होंगे, यही बात हमने लिखा है कि जब सेल परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा होता है, तब सेल या बैटरी के दो सिरों के बीच मापी गई वास्तविक विभवांतर, दो सिरों के बीच मापी गई वास्तविक विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना? चलिए जी, अच्छी बात है। एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है दोस्त, अभी हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे। बस सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आप अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना नोट्स बनाते हुए, समझते हुए, सीखते हुए चलिएगा। ठीक है, हमारा लक्ष्य है दोस्त, हमारा सच कहें ना, हमारा दिल से लक्ष्य है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ाई कर रहे हैं वो एक अच्छे नंबर से पास हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे हवाबाजी नहीं करते दोस्त, हम बहुत एनालिसिस करके तब जाकर एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये क्या लगता है आपको कि क्या लगता है ये हम ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए? अरे भैया, बहुत सारी बुकों को देखना पड़ा है, बहुत सारे मॉडल पेपर को देखना पड़ा है, बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद तब जाकर ये सभी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप बात समझ रहे हैं या नहीं, आप विश्वास कर रहे हैं या नहीं। मैं तो आप जो भी कह सकते हैं, आप सीना फाड़ कर तो दिखा नहीं सकता कि हाँ भैया सही बात है, मेहनत कर रहे हैं और वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट जिनको विश्वास है हम पर, वो वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। अब पेपर से पहले इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए जी। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन कि आवेशों की गतिशीलता से क्या समझते हैं। अब आवेशों की गतिशीलता, आवेशों की गतिशीलता क्या होता है जी? तो यहां पे हमने परिभाषा लिख दिया है कि किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। अगर हम सिंपल सा कहें ना, तो आवेशों की गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेशों की आवेशों की गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू इक्वल टू होता है वी डी बाई ई, ये फॉर्मूला होता है। और जहां पर ये ई वी डी क्या है, तो ये हमारा अनुगमन वेग है, जिसे अपवाह वेग भी कहते हैं। और ये ई क्या है, ये ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र भी ओनली हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, आवेशों की गतिशीलता है।
आवेशों की गतिशीलता है। ठीक है, तो ये बातें हैं जी। तो हमने आपसे क्या बताया कि कोई भी आवेश वाहक है, क्या हमने बताया, कोई भी आवेश वाहक है तो किसी आवेश वाहक मतलब आवेश जब गति कर रहा होता है, जो आवेश गति कर रहा होता है उसी को आवेश वाहक कहते हैं। तो जब कोई आवेश वाहक का अनुगमन वेग vd और उस पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को हम आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। क्या हमने कहा कि किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, वही लिखा गया है, किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना परिभाषा लिखकर ये फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा। अगला हमारा आता है, अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें एक आपको एक चीज याद रख लेना है कि इसका मात्रक भी पूछा गया है बहुत बार। तो इसका मात्रक आप लिख लीजिएगा। इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इंटू वोल्ट। ये आप याद रखेंगे, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इंटू वोल्ट, ये इसका मात्रक होता है, ये आप याद रखिएगा मात्रक। ठीक है, चलिए जी, तो पहला हमारा ये क्वेश्चन भी अब कंप्लीट हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। अब धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है ना, मतलब जो करंट डेंसिटी होता है ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो धारा घनत्व का यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है इसको मैं पढ़कर एक बार सुना दे रहा हूं। हमने लिखा है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आया होगा, आप डरिए नहीं, हम आपको समझाएंगे जी, हम इसीलिए तो हैं। तो देख लीजिए, धारा घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जे इक्वल टू होता है आई बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं, तो ये एक चालक तार है, जहां पर मान लेते हैं ये एक चालक तार है। अब इस चालक तार में मान लेते हैं जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई धारा प्रवाहित हो रही है, वही है आई विद्युत धारा है। इस चालक तार की कोई ना कोई मोटाई होगी ना, कितना भी, तो वही मोटाई है ए। मोटाई मतलब इस चालक का क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये आप याद रखेंगे। ए क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि चालक की मोटाई है। ठीक है, अब जे क्या है, अनुगमन वेग है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा। ये क्या है, चालक में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये हमारा क्या है, धारा घनत्व है, ये हमारा धारा घनत्व है। समझ के, तो ये है जी। तो हमने क्या आपको परिभाषा बोला, हम यही परिभाषा बोल रहे हैं कि किसी चालक में, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये समझा दूं कि ये सपोर्टेड, अब बात को ध्यान से समझेंगे, ये मान लेते हैं चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अगर हम मान लेते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान 1 ले लेते हैं, तो नीचे 1 का कोई मतलब होगा जी, अरे जे इक्वल टू आई बाई ए है, तो ए की जगह पर 1 ले लेंगे, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उस समय पर क्या होगा जी, उस समय पर जो जे होगा वो आई के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर अगर हम चालक के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको अगर 1 ले लेते हैं, 1 का मतलब होता है एकांक, तो अगर हमने जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके 1 ले लेते हैं, एकांक ले लेते हैं, तो हम यही कहेंगे एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए,
एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान से समझ में आ गया ना कि अगर हम चालक तार को एकांक ले लेते हैं तो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि जो हमारा ए का मान 1 हो तो उस समय पर जो जे होगा वो आई के बराबर हो जाएगा। तो एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो धारा घनत्व J इक्वल टू आई बाई ए होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, चलिए जी। उसके बाद आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इसका मात्रक, तो मात्रक क्या होता है? तो धारा घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और दूसरा ये कौन सी राशि होती है? तो राशि भी ये हमारा अदिश राशि होता है। अदिश राशि कौन सी राशि? तो ये हमारा कौन सा राशि होता है जी? अदिश राशि होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगली बात आता है इसका बीमीय सूत्र। अगर हम इसकी बीमा पे बात करें, बीमीय सूत्र पर, तो इसका बीमीय सूत्र भी आपको याद रखना है। क्या होता है इसका बीमीय सूत्र पे? अगर हम बात करें तो ये हम लिख सकते हैं m0 L-2 T0 A1। ये इसका बीमीय सूत्र है, इसको भी लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना स्क्रीनशॉट। आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है, अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए तथा उस परिपथ बनाकर समझाइए। तो किरचॉफ का नियम कह रहा है कि किरचॉफ का नियम लिखिए। विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखना है। तो चलिए हम समझा देते हैं किरचॉफ का नियम। तो विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम हमें लिखना है। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने बंद जाल के संबंध में हमें 2 नियम दिए हैं। ठीक है, एक नाम है प्रथम नियम, एक को हम कहते हैं द्वितीय नियम। ठीक है, तो वही बात हमने लिखे है। क्या किरचॉफ का जो नियम है, तो हमने क्या लिखा है? विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में क्या दिया है? 2 नियम दिया गया है। किस नियम में? विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम हमें दिया गया है। इस बात को आपको समझना है। विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम किरचॉफ ने दिया है। कौन कौन सा? तो एक है प्रथम नियम, जिसे संधि के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, संधि का नियम। अब संधि का नियम क्या है जी? तो ध्यान से आप समझेंगे क्या लिखा गया है यहाँ पे। हमने लिखा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब क्या है कि मान लेते हैं सपोर्टेड ये एक संधि है, ये एक हमारे पास एक संधि है, एक बिंदु है। अब इस संधि पर मान लेते हैं कि इस संधि से बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से निकलेंगी, ये निकल रही हैं। बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से इस पर आएंगी भी, बहुत सारी धाराएं इस तरीके से आएंगी, बहुत सारी इस तरीके से निकलेंगे भी। बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से आएंगी भी और बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से जाएंगी भी। तो देख सकते हैं ये आ भी रही हैं और यहाँ से बहुत सारी विद्युत धाराएं जा भी रही हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं तो ये जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। ये देखिए विद्युत धाराएं इधर आ रही हैं इसी ओर, ये भी विद्युत धाराएं आ रही हैं, ये भी विद्युत धाराएं आ रही हैं, ये विद्युत धाराएं जा रही हैं, ये भी विद्युत धाराएं जा रही हैं। अच्छा, ये हमारा क्या है? ये हमारा संधि है जी, ये संधि है। अच्छा, संधि मतलब, संधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? जंक्शन कहते हैं, जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है? जहां पे बहुत सारी ट्रेनें, जैसे रेलवे जंक्शन हम कहते हैं, तो जहां पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और जाती भी हैं, तो वही तो है जी। जहां पे बहुत सारी ट्रेनें आकर मिलती है, आती है, जाती हैं, वही हमारा जंक्शन है। तो ऐसे ही ये जंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी विद्युत धाराएं आएंगी भी और यहाँ से जाएंगी भी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा संधि है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? विद्युत धाराएं हैं।
ये हमारा क्या है, विद्युत धाराएं हैं। ठीक है, ये हमारा विद्युत धाराएं हैं। तो किसी संधि पर हम क्या कह रहे हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो जीरो होता है। हमने ये बताया कि किसी, ध्यान से समझेंगे परिभाषा, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हमें क्या बात बताया गया, तो इस नियम के अनुसार हमें यही बात बताया गया कि किसी संधि पर मिलने वाली, देखिए मिलने वाली मतलब आने वाली भी होंगी और जाने वाली। देखिए ये हमारी आ रही है और ये हमारी जा रही है। ठीक है, तो आने वाली भी है, आने व जाने वाली, आने और जाने वाली विद्युत धाराएं हम कह सकते हैं। देख सकते हैं संधि की ओर आ भी रही हैं, बहुत सारी जा भी रही हैं। ये तो आने और जाने वाली कहने से अच्छा है कि किसी संधि पर मिलने वाला कह दिया जाए। मिलने वाला कहेंगे तो मिलने वाला का मतलब होगा इस संधि पर जो जो मिल रही है, तो मिलेंगी तो आने वाली भी मिलेंगी और जाने वाली भी तो मिलेंगी ना, दोनों ही मिलेंगी। तो इसीलिए हम आने और जाने वाली से अच्छा रहेगा, हम कह देंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली, ऐसे कह देते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये बातें हमें बताया गया जी, ये बातें हमें कहा गया। ठीक है, ये बातें हमें कहा गया। क्या बातें कहा गया कि किसी संधि पर मिलने वाली, क्या हम कहेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। कहेंगे कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बातें हमें बता दिया गया। यही बात हमने लिखा है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बातें कह दिया गया। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। ये हम मान लेते हैं, ये जो हमारी धारा आ रही है इसको हमने मान लिया कि ये I1 धारा है, इसको हमने मान लिया कि ये I2 धारा है, इसको हमने I3, इसको हम I4, इसको हम I5, इसको हम I6 कह रहे हैं, इसको हम I7, इसको हम कह रहे हैं I8 धारा। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी भी है, इसको आप जान लीजिए। ये चिन्ह परिपाटी आपको जानना जरूरी है। इसमें हमें दो बात बताया गया। हमें ये बात बताया गया कि किसी संधि पर जो आने वाली धाराएं होंगी ना, आने वाली, उसको हम धनात्मक लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होंगी, आने वाली जो होंगी ना वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और जो किसी संधि से जो बाहर निकलने वाली धाराएं हैं, मतलब बाहर जाने वाली जो धाराएं हैं वो ऋणात्मक होती हैं, वो निगेटिव होती हैं जी। क्या आपको समझ में आया कि किसी संधि पर आने वाली जो धाराएं हैं वो धनात्मक, और किसी संधि से बाहर निकलने वाली जो विद्युत धाराएं हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो ऐसे ही अगर हम ले लें तो देखिए ये I1 धारा है, ये संधि की ओर आ रही है तो ये धनात्मक होंगी, तो ये हम धनात्मक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे जी, ये हम लिख देंगे यहाँ पे I1, ये हम धनात्मक ले लिए। फिर यहाँ पे I2 जो धारा है निकल रही है बाहर, तो इसीलिए इसको ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि जो बाहर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। फिर I3 भी धारा निकल रही है, I4 भी धारा निकल रही है, इसीलिए ये सभी हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए I5 धारा भी निकल रही है, I6 धारा भी निकल रही है, तो I5 धारा भी ऋणात्मक होगा, I6 धारा भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर I7 धारा देखिए संधि की ओर जा रहा है, ये भी संधि की ओर, I7 I8 ये दोनों संधि की ओर जा रहे हैं, तो जो जाते हैं वो धनात्मक होते हैं, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया है, I8, और इन सभी का बीजगणितीय योग 0।
क्या हमने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो जीरो होता है। समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। समझ गए। ये चिन्ह परिपाटी से हमें बताया गया कि संधि की ओर जो आएंगी वो धनात्मक और जो बाहर निकलेंगी वो ऋणात्मक, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है। अगली बात, अगर हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है। जो जो ऋणात्मक वैल्यू है, ठीक है, जो जो ऋणात्मक वैल्यू है, जैसे यहाँ पे ये ऋणात्मक है, देखिए यहाँ से ये टोटल ये हमारा इतना ये सब ऋणात्मक है। ठीक है। तो I2 I3 I4 I5 I6 ये सब ऋणात्मक है। अगर हम बराबर के इधर भेज देते हैं तो ये सब धनात्मक हो जाएंगे, तो इसको हम उधर भेज देते हैं। तो पहले इधर क्या बच जाएगा, ये I1 इधर बचेगा, फिर I7 बचेगा और I8 बचेगा, ये हमारा इतना बचेगा। और ये सब उधर चले जाएंगे, तो I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 और प्लस I6, तो ये हमारा इतना बच जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा I1 I7 I8 है वो I2 I3 I4 I5 I6 के बराबर है। ये हमें इतनी बात बता दिया गया। तो इसमें हमें सीधी बात, इससे हमें ये सीखने को मिला ना कि संधि की ओर आने वाली और जो जाने वाली दोनों धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, बराबर होता है या शून्य के शून्य होता है। ठीक है। तो हम इसको देखिए, हम दो यहाँ से नियम कह सकते हैं। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता, सच में कह रहा हूं। पर दो यहां से मैं कह रहा हूं ना, नियम जो होता है समझने वाला होता है। देखिए दो तरीके से हम नियम कह सकते हैं। पहला नियम तो जो हमने यहां से अभी बता रहे हैं बार बार, वही हम कह देंगे कि किसी संधि पर आने वाली, या इससे अच्छा है हम कहें कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये हम कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो धाराएं हैं ये सब पहले पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब ये हमारी संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। और ये सब निगेटिव था, जब बराबर के उधर चला गया तब ना पॉजिटिव हुआ है, तो इसका मतलब ये निगेटिव था, तो इसका मतलब ये जाने वाली धाराएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसी संधि से बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये भी हम कह सकते हैं। बात आप समझे। तो नियम को समझा जाता है, अगर डीप में आप इसमें बैठा लिए है ना बाबू, तो कभी भी याद रहेगा, कभी भी याद रहेगा दोस्त। हम यही चाहते हैं कि आप दिमाग में बैठाएं। अगली बात, यहाँ चिन्ह परिपाटी में बताया गया कि संधि की ओर जाने वाली विद्युत धाराएं क्या होती है, धनात्मक होती हैं। देख लीजिए, संधि की ओर जो धाराएं जा रही हैं वो धनात्मक होंगी, और संधि से बाहर निकलने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, निगेटिव होती हैं। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम अभी हमने बताया है। इससे भी ज्यादा हार्ड है द्वितीय नियम। अगर आप नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो ये द्वितीय नियम समझ में नहीं आने वाला। प्रथम नियम की तरह आसान नहीं है, तो ध्यान से समझेंगे। किरचॉफ के अब द्वितीय नियम क्या कहता है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक बार मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद जाल एबीसीडी में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ये नियम है, थोड़ा बड़ा भी है, तो आसानी से याद तो होगा नहीं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा और समझाकर इसी वीडियो में याद कराऊंगा। तो 5 मिनट हमें दे रहे हैं ना, तो चलिए जी 5 मिनट दे रहे हैं तो आप सब्र कीजिएगा। चलिए, तो हम एक फिगर बनाते हैं आपको। एक हम सबसे पहले हमें एक परिपथ बनाना पड़ेगा, तो वो हम परिपथ पहले बनाते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं जी। परिपथ बना रहे हैं तो थोड़ा सब्र कीजिएगा। हम्म। हम्म। पहला प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है,
और ये तीसरा प्रतिरोध है। ये हमारा सेलों का विद्युत वाहक बल एक है, ये सेलों का विद्युत वाहक बल दूसरा है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्त हमने यहाँ पे क्या बनाया है। सबसे पहली बात, ये हमारा एक बंद जाल है, ए बी सी डी ई और एफ, इस तरीके से संकेत रूप में दर्शाती हैं। ये हमने दो परिपथ बनाए हैं, बात को ध्यान से समझेंगे। ये बताइए इसमें कितने बंद जाल दिखाई दे रहे हैं? दो बंद जाल दिखाई दे रहे हैं। एक बंद जाल ये एक है, और एक दूसरा बंद जाल यहीं पे एक, ये दूसरा हमारा बंद जाल है, ये दूसरा। तो दो बंद जाल इसमें दिखाई दे रहे हैं ना। एक बंद जाल क्या है, ए बी सी डी ए, एक पूरा ये बंद जाल है। और दूसरा एक बंद जाल है सी डी ई एफ सी, दूसरा ये बंद जाल है। तो दो बंद जाल यहाँ पे दिखाई आपको दे रहे हैं, मैं आशा करता हूं। तो हम बंद जाल किसकी बात कर रहे हैं? ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में, मतलब इस बंद जाल की बात हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी बंद जाल ए बी सी डी ए में, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें हमने ये प्रतिरोध ले लिया, इसको R1 कह रहे हैं, इसको R2 कह रहे हैं, और ये हमने इसको R3 कह दिया, ठीक है। और ये हमारा सेलों का विद्युत वाहक बल हमने कह दिया ये E1 है, इसको हमने कह दिया कि ये E2 है, ठीक है। अब उसके बाद हमने कह दिया कि E1 जो सेल है, इससे जो प्रवाहित धारा होगा वो I1 धारा प्रवाहित होगा, और E2 सेल से जो धारा प्रवाहित होगा वो E2 से I2 धारा प्रवाहित होगा। और ये दोनों धाराएं इस तरीके से आएंगी, और इस वाले R3 में जो धारा बहेगा वो क्या बहेगा, I1 और I2 दोनों धाराओं का योग इसमें बहेगा, बहेगा ना। तो ये बातें हमने बता दिया। अब हम इतनी बात, इतना अगर समझ गए हैं तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अब वो है कि I1 इंटू R1 प्लस, सॉरी, I2 इंटू R2 इजकल टू E1 माइनस E2, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। यही, ये अगर आप समझ गए तो सब आप समझ जाएंगे। यही फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ही ये पूरा नियम है। अगर ये फॉर्मूला समझ गए तो सब समझ जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, तो R1 जो हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, इसका संगत धारा कौन है, I1। मतलब सीधी बात अगर हम कहें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो I1 धारा है इसका संगत प्रतिरोध है R1, I2 जो धारा है इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2 है। संगत मतलब साथ वाला प्रतिरोध, I1 का साथ वाला क्या है, R1 है, I2 का साथ वाला क्या है, R2 है ना। तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा I1 का जो संगत धारा है, मतलब धारा, जो धारा का संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। ये I2 धारा का संगत प्रतिरोध है R2। इन दोनों के बीच बिंदु हमने इसलिए दिया है, बिंदु का मतलब है गुणा, गुणा हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या परिभाषा बोलेंगे, नियम क्या बोलेंगे, द्वितीय नियम हमें ये बात बताया गया, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। हमें ये बात बताया गया कि किसी संधि पर, ध्यान से समझेंगे, कि किसी संधि पर, मतलब ऐसे बताया गया, संधि नहीं, हमें ये बात बताया गया कि किसी बंद जाल ए बी सी डी ए में, किसी बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा, प्रवाहित प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है जी, बराबर होता है। बात आप समझे हमने क्या बताया, एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। ये क्या है, ये सेलों का, सेल जो होता है उसका ये विद्युत वाहक बल है। E1 भी विद्युत वाहक बल है, E2 भी विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सेलों का विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ठीक है। तो एक बार और सुनिए, क्या हमने कहा कि किसी बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा तथा उसका संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है।
अब बीजगणितीय योग बोल रहे हैं और यहाँ पे हमने माइनस लिखा है, ये चिन्ह परिपाटी से हुआ है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। पहले आपको ये नियम याद हुआ कि नहीं, ये नियम याद होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो एक बार मैं पढ़कर यहाँ पे नियम क्या लिखा है, यही बात हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद जाल एबीसीडी में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। हमने क्या बताया कि किसी बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा तथा उसके प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, के गुणनफल का बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया जी? तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार लास्ट में एक बार और मैं बोलूंगा, अब परिभाषा आपको याद, नियम जो है ये याद हो जाना चाहिए, ज्यादा हम समय नहीं दे सकते। आपको एक बार में नहीं याद आ रहा है, वीडियो पीछे ले जाइए, बार बार सुनिए। अब मैं हमेशा से कहूंगा यहां से नहीं, यहां से समझकर याद कीजिएगा। आप कहेंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद जाल ए बी सी डी ए में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो इसको पीछे ले जाकर बार बार सुनिए, समझिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये चिन्ह परिपाटी क्यों यहाँ पे माइनस आया, अब बीजगणितीय योग क्यों बोल रहे हैं, इसको अगर आपको जानना है सच में, तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, चिन्ह परिपाटी से आया है, पर इसको हम प्रूफ भी करके हमने एक समझाया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे लिखिएगा किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, इतना सर्च कर लीजिएगा। एक पर्सनली हमने किरचॉफ के नियम पर वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा, उसमें हमने सब कुछ अच्छे से समझाया है। ठीक है, पहले आपका कर्तव्य है कि पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, किरचॉफ के प्रथम नियम का ले लिए, अब द्वितीय नियम का ले लीजिए। चलिए जी, तो द्वितीय नियम आपने ले लिया, ठीक है। अगला हमारा आता है पांचवा हमारा क्वेश्चन आता है पांचवा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक और बीमा लिखिए। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है जी? तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा हमने क्या लिखा है, तो देख लेते हैं। हमने लिखा है कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका परिभाषा कैसे याद होगा, नहीं समझ में आया है जिनको, समझिएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं, रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जी। रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, तो इस चालक तार की कोई ना कोई लंबाई होगा कि नहीं जी, तो वही लंबाई है एल। तो एल क्या है, लंबाई है। और इस चालक तार का कोई ना कोई मोटाई होगा, उसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए। और ये आर क्या है, तो इस चालक में उत्पन्न जो प्रतिरोध है वह है आर, और ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, तो हम क्या परिभाषा बोल सकते हैं कि मान लेते हैं अगर ये चालक तार की जो लंबाई है, ठीक है, चालक तार की जो लंबाई है, मैं अगर कहूं कि चालक तार की जो लंबाई है उसके मान को अगर हम एक कर देते हैं, ठीक है, एक को हम इकाई भी कहते हैं, तो चालक तार की लंबाई को अगर हम एक ले लें और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है मतलब ए का मान, इसके भी मान को अगर हम एक ले लेते हैं, एक मतलब इकाई, तो अगर लंबाई और क्षेत्रफल दोनों के मान को अगर एक एक ले लेते हैं, तो अगर नीचे आप देख लीजिए रो इक्वल टू आर ए बाई एल है, तो ए और एल की जगह पर अगर एक एक हम ले लेते हैं तो क्या होगा जी, एक गुणे एक हो जाएगा। तो ए उस समय पर क्या होगा, ये आर हो जाएगा बटे वन, नीचे वन का कोई मतलब नहीं होता,
नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो उस समय पे क्या होगा, जो रो होगा ना वो आर के बराबर हो जाएगा। मतलब सीधी बात कहें, अगर एल का मान 1 हो जाए और ए का मान 1 हो जाए, तो उस समय पर जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहीं से हम परिभाषा अब क्या बोलेंगे, यहीं से हम परिभाषा ये कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। हमने कहा कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यही बात हमने लिखा है, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है जिसको आपको लिख लेना है, परिभाषा आप समझ ही गए हैं। और यहाँ पे ये आप लिख लीजिएगा कि रो जो है ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है। ए जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हमारा एल क्या है, एल है चालक तार की लंबाई। एल क्या है, तो एल है लंबाई, किसकी लंबाई, तो चालक तार की। आर क्या है, तो प्रतिरोध है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज आप याद रखेंगे, मात्रक। तो मात्रक याद रखेंगे ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे, किसका जी, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है। अगला इसका याद रखेंगे, ये कौन सी राशि होती है, तो राशि पर अगर हम बात करें तो ये हमारी अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अगला हम इसके बात करें बीमा की, तो ये इसकी बीमा भी याद रखेंगे, ML3T-3 A-2, ये इसका बीमीय सूत्र भी होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए जी। अगला हमारा आता है, अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आता है, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है या इससे क्या तात्पर्य है। तो ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। तो ओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मतलब आप ध्यान से समझेंगे। इसको मैं चाहूंगा ना कि मैं अपने भाषा में पहले आपको समझा दूं। ओमीय प्रतिरोध का मतलब होता है कि समझिएगा, ऐसा परिपथ, पहली बात हम कह रहे हैं, ऐसा परिपथ हम कह रहे हैं, ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का, ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ओम के नियम का पालन करता है, पालन मतलब अनुसरण करता है, मानता है। तो ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, तो उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, उस परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। उस परिपथ को, उस ये जो परिपथ है, इस परिपथ को हम क्या कहेंगे, इस परिपथ को अब हम कहेंगे ओमीय परिपथ। इस परिपथ को हम क्या कहेंगे, ओमीय परिपथ। ठीक है, ओमीय परिपथ कहेंगे। इस परिपथ में भी, मतलब ओमीय परिपथ में उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा ना, ओमीय परिपथ में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध को ओमीय परिपथ में, ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, उत्पन्न प्रतिरोध को ही हम क्या कहेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए आप। ठीक है, यही। तो हमने क्या बताया आपको, हमने कहा ऐसा एक परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहेंगे। और ओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, उस प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध कह देंगे। सीधी बात तो है। क्या हमने कहा, हम ऐसे परिभाषा कह सकते हैं, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं।
तथा ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं, ठीक है। तथा ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला आता है अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। तो हमने कहा कि एक ऐसा परिपथ जो क्या करता है, जो ओम के नियम का, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, तो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ये बात आप याद रखेंगे। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो उस परिपथ का नाम, उस परिपथ को हम क्या कहेंगे, उस परिपथ को हम कहेंगे अनओमीय परिपथ कहते हैं। उस परिपथ को अनओमीय परिपथ कहते हैं। और इस अनओमीय परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इस अनओमीय परिपथ में जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ गए ना। तो यही परिभाषा कहेंगे कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। और अनओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। यही बात हमने लिखा है, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। तथा अनओमीय परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कोई भी हार्ड नहीं है, सिंपल है जी। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं, या परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं क्यों। सीधी बात यहाँ पे हमसे ये कहा गया ना, ध्यान से समझिए कि विद्युत, ये हमारे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो हमसे ये कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेदित नहीं करती। प्रतिच्छेदित मतलब काटती क्यों नहीं है, एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम अगर ऐसा मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो काट रही हैं तो इसका एक काटान बिंदु होगा, ठीक है। काटेंगी तो जिस बिंदु पर काटेंगे वहां पे एक हम काटान बिंदु लेंगे, और इस बिंदु पर अगर हमें पता करना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा हमें इस ओर पता चल रही है। कटान बिंदु पर हम एक स्पर्शी रेखा खींचेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी दिशा किस ओर है। तो इसकी दिशा अगर हमें पता करना है तो कटान बिंदु पर हम एक स्पर्शी रेखा खींच रहे हैं। इस रेखा के लिए भी, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए भी हमें एक क्या करना पड़ेगा, हमें एक और स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींच रहे हैं। दो हम क्या कर रहे हैं, स्पर्शी रेखा खींच रहे हैं। कितने, दो स्पर्शी रेखा। अब मैथ के रूल से हमें जान रहे हैं कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। अगर दो दो अगर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी ना। ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसीलिए ये प्रूफ हो जाता है यहीं से कि मतलब विद्युत जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। पता नहीं आपको समझ में आया है नहीं, एक बार और मैं समझा दूं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए बाबू, बात को यहाँ पे ये समझने वाली बात है ना, एक बार और मैं समझाना चाहूंगा। मुझे भी कभी कभी डाउट हो जाता है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। चलिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये पहले ही कहती हैं नहीं करती हैं, बट क्यों नहीं करती है ये कारण हमसे पूछा गया है। तो ऐसा हम मानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं। तो मान लेते हैं ये दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है।
तो मानेंगे तो ये बताइए इसका एक कटान बिंदु होगा जिस पर ये क्या होंगे, ये काटेंगे। अब हमें पता करना है कि ये जो पहली हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं या चुंबकीय बल रेखाएं भी कह सकते हैं, और ये दूसरी बल रेखाएं हैं। तो पहली चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अगर हमें पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कटान बिंदु पर हमें एक स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी उसी दिशा में। तो इससे हमें स्पर्शी रेखा हमें बताता है कि इसकी जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस ओर है। तो ये कटान बिंदु पर हमने एक स्पर्शी रेखा खींच दिया तो हमें इससे पता चल गया कि फर्स्ट जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसकी जो दिशा है वो इस ओर है, इधर है जी। ठीक है, अब हमें इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करना है तो इसके कटान बिंदु पर भी हम स्पर्शी रेखा इस तरीके से खींचेंगे। स्पर्शी रेखा अगर हम खींच रहे हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी जो दूसरी वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसकी दिशा इस ओर है। दोनों की दिशा हमें पता चल गया, एक इधर है एक इधर है। ठीक है, तो जब दोनों की दिशाएं हमें पता चल गया तो हम क्या जानेंगे जी, जब दोनों की दिशाएं हमें पता चल गया तो हम क्या जानते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि ये बताइए जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी दो दिशा, एक इधर कह रहा है एक इधर कह रहा है, तो दो दिशाएं तो नहीं हो सकती ना, चुंबकीय बल रेखाओं की एक ही दिशा होगी। एक इधर तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात एक और कारण आ जाता है कि एक मैथ के रूल से हम जानते हैं ना, काटान बिंदु जो होता है ना, एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींचा जा सकता है। तो आखिर हमने यहाँ पे दो कैसे खींच दिया, दो तो खींच नहीं सकते, एक ही खींच सकते हैं। तो इसी से ये नियम क्या हो जाता है, ये कथन सही गलत हो जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी, ऐसा संभव है नहीं। तो इसीलिए जी, तो यही बात हमने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगी, तो पर उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। तो उस बिंदु पर क्षेत्र की मतलब चुंबकीय बल, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी, एक इस ओर एक इस ओर, दो दिशाएं हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा हमेशा एक ही होता है, परंतु किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा एक ही होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। हालांकि हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। और जिनको नहीं ज्यादा समझ में आएगा ना वो याद कर लीजिएगा। अब इतना भी ना समझ में आए तो अब कितना हम क्या कहें जी, याद कर लीजिएगा, अदर क्या कह सकते हैं। अगला आता है हमारा संट। संट से क्या अभिप्राय है? संट संट क्या होता है जी? संट संट एक कम प्रतिरोध का चालक तार होता है। संट क्या होता है? संट कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्या होता है जी संट, में आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये एक हमारे पास धारा मापी है, धारा मापी जी है। ठीक है, तो ये धारा मापी का ये हमारा एक परिपथ है। तो धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में हम क्या कर देते हैं, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के एक चालक तार को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कम प्रतिरोध का ये जो चालक हमारा है, कम प्रतिरोध का ये हमारा कम प्रतिरोध का तार है, इसी को हम क्या कहते हैं, संट कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि संट कम प्रतिरोध का एक तार होता है जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। सीधी बात है, परिभाषा बहुत सिंपल है और छोटा भी है, आप इसको लिख लीजिए। हाँ जी, अच्छी बात है। आगे बढ़े। अगला हमारा आता है लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल क्या होता है दोस्त? तो लॉरेंज बल क्या होता है, तो एक बार परिभाषा पढ़ दूं। तो लिखा गया है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ये बात कहा गया। अब जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको हम समझा देते हैं। मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं ये एक समान हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, बी है।
तो मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में मान लेते हैं ये कोई हमारा आवेशित कण है, ये हमारा एक आवेशित कण है, या हम बीच में मान लेते हैं ये हमारे पास एक आवेशित कण है जो क्या कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या कर रहा है, वृत्ताकार इस तरीके से गति कर रहा है। ठीक है, तो जब जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है, ठीक है, त्वरित गति करता है, मतलब गति करता है, तो हम इतनी बात जानते हैं कि जब कोई भी आवेश गति करेगा तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो ये बताइए पहले से चुंबकीय क्षेत्र है ही, अब ये जब गति कर रहा है ना, तो ये अपने साथ एक और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसके कारण अब दो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो जिसके कारण इस आवेश पर एक बल कार्य करता है, इस आवेश पर, ये जो आवेश हमारा दिखाई दे रहा है, इस आवेश पर एक बल कार्य करता है और उस बल को ही हम लारेंज बल कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि जब कोई आवेशित कण, ये क्या है, ये हमारा आवेशित कण है, आवेशित कण। तो हमने कहा कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशों पर एक बल कार्य करता है, उस बल को ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, और लॉरेंज बल का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे, जहां F क्या है, लॉरेंज बल, Q क्या है, Q यहाँ पे है आवेश, ये जो हमारा आवेशित कण है इस पर जो आवेश होगा वो Q है। V क्या है, V है वेग, ये जो आवेशित कण है इसका कुछ ना कुछ वेग होगा ना, तो वही वेग V है। और ये B क्या है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र B है। और थीटा क्या है, तो याद रखेंगे कि थीटा क्या है जी, तो यह आप याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B और आवेशित कण पर लगने वाला बल के बीच बना कोण है जो है थीटा। तो थीटा के आप समझ गए होंगे कि B व F के बीच बना कोण है, B और F के बीच बना कोण है जी जो है लॉरेंज बल, सॉरी थीटा। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है हमारा एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है। अब मैं कहूंगा नहीं, हर बार नहीं कह रहा हूं, तो इसको भी मैं नहीं कहूंगा कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको समझना है वो समझ के होंगे कि सभी हमारे जितना भी हम करा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है जी, वो समझ गए होंगे, तो उन्हीं के लिए हम बता रहे हैं। अब एम्पीयर का परिपथीय नियम समझ लेते हैं। तो क्या हमने बताया है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया वो समझिएगा। मान लेते हैं सपोर्टेड ये हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक चालक तार है। अब इस चालक तार में हम मान लेते हैं धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा हमने प्रवाहित किया। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो हम जानते हैं कि इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न होता है। तो ये बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो चालक से आर दूरी पर एक यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये अल्पांश बिंदु है, अल्पांश बिंदु को हमने कह दिया ये अल्पांश बिंदु डीएल है। और इस अल्पांश बिंदु डीएल पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो है बी। ठीक है, तो ये बातें हमने कहा। तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया गया कि पृष्ठीय समाकलन बी
इंटू dl इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये बातें हमें फॉर्मूले में बताया गया जी, ये बातें हमें फॉर्मूले में दिया गया है। अब देख लीजिए यही है जी। अब क्या क्या है मैं समझा दे रहा हूं। ये क्या है, ये हमारा डीएल क्या है, अल्पांश बिंदु है, ठीक है। ये बी क्या है, बंद चुंबकीय क्षेत्र, ये एक बंद चुंबकीय क्षेत्र है, वही है बी। ये हमारा क्या है, पृष्ठीय समाकलन। ये चालक में प्रवाहित धारा है, चालक है इसमें प्रवाहित धारा है, और ये म्यू नॉट गुना है। तो क्या हम नियम बोल सकते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, इतना बोल सकते हैं ना, इतनी बात तो हम जानते हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये बात हम कह सकते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एक बार और सुन लीजिए, याद हो जाएगा। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। यही बात लिखा गया है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा, चालक है, चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो इसको एम्पियर के परिपथीय नियम को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आज हमने क्या किया है, आज हमने पार्ट 2 में हमने आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आज ही आपकी पूरी किताब के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैं पहले ही कहता रहा हूं, ये जो हमने 70 में 70 नंबर लाने वाला जो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका ये दूसरा हमारा पार्ट था, ऐसे ही लगभग कम से कम 8-9 पार्ट बनेंगे, तब जाकर आपके कंप्लीट होंगे जी पूरे फिजिक्स के। तो सब्र कीजिएगा, एक एक करके हम आपको कराएंगे। आज हमने इतना करा दिया ना, फिर जल्दी आपके पार्ट 3 भी इसका आएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। और सबसे जरूरी है, सच में जो चाहते हैं टॉपर बनना, वो वन शॉट जो वीडियो आ रहा है चैप्टर वाइज जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, उसको आप जरूर देखें और चैप्टर वाइज अपना नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों को कमेंट आ रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, सर हमें इंपॉर्टेंट PYQ चाहिए जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं, सर हमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहिए, हमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चाहिए, नियम चाहिए, सिद्धांत चाहिए, ऐसे हजारों क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर हमने इसी के सॉल्व कर दिया है हमने इस टॉपर नोट से। अब ये टॉपर नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं पहले ही, और उन सभी को बेहतरीन नोट्स मिल गया है, वो अपना खुशी से स्टडी भी अब कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जो स्टूडेंट अभी तक ये टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा ले लीजिएगा। क्या हम इसमें दे रहे हैं, इसमें आपको पूरी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब का चैप्टर वाइज, ध्यान से समझेंगे, चैप्टर वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, जिसमें आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं जो आपसे पेपर में बार बार पूछे गए हैं, वही PYQ हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। और 2027 के बोर्ड एग्जाम में यहीं से पेपर में आएगा दोस्त, ये भी मैं कह दे रहा हूं। तो इस टॉपर नोट्स को भूल कर मिस नहीं करना है, इस टॉपर नोट्स को प्रत्येक स्टूडेंटों को ले लेना है, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें डेरिवेशन, नियम, सिद्धांत सब होंगे जी, फिर रिएक्शन भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, सब होंगे। तो इसको ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों का टॉपर नोट्स मात्र 199 में हम दे रहे हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ अगर हिंदी की भी टॉपर नोट्स लेते हैं तो 300 का नहीं बल्कि ओनली 249 रुपए में
फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो ये टॉपर नोट्स आप जरूर लें। नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। वहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी की टॉपर नोट्स मांगेंगे, तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा। हिंदी तो और भी बेहतर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश, पद्यांश, श्लोक, पत्र लेखन, निबंध, जीवन परिचय, खंड काव्य, कहानी, मतलब सब हम आपको दे रहे हैं। और वही हम दे रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो जिनको समझ में आ गया है वो टॉपर नोट्स के लिए नंबर आपको पीछे दिखाई दे रहा था, तो वो आप मैसेज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसका पार्ट 1 जरूर आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितने स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि पार्ट 3 जो आता है वो आप मिस ना कर सकें। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।